नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी भाषा और व्याकरण की एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूं, जो मेनली आपको HPU B.Ed एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके लिए एक अपडेट है, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट, सभी सेक्शन का HP GK इंडियन GK कमीशन एंड कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग सभी सेक्शन का अगर आप इम्पोर्टेंट कंटेंट परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा। वो इसके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वे भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हिंदी के, वे सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे वन शॉट वीडियो में। तो वीडियो के अपने अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की, जो HPU B.Ed एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपसे 20 क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो होंगे वे आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे लास्ट के, वे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे 5 और उसके आपने आंसर देने हैं। तो आपने जब भी पैराग्राफ उसको 2 या 3 बार बिल्कुल अच्छी तरह आराम से उसको रीड करना है और आराम से जो है नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर आपने देने हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होंगे और आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम का। आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा। तो बस आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है, एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों के बारे में। तो तत्सम शब्द जो होता है उसका अर्थ जो होता है उसका होता है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उस से तात्पर्य है, मतलब उससे मतलब है किसके किसके साथ, संस्कृत के समान। ठीक है, तो हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द जो है वो कहा जाता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका जो प्रयोग था संस्कृत में होता था, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द हैं भूमि, संस्कृत में भूमि शब्द था, हिंदी में भी भूमि ही है। ठीक है, विद्वान हो गया, पुष्प हो गया, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनि शनि, रवि, स्वप्न, ये जो है वो आपके तत्सम शब्द हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप से ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता था। ठीक है, तत्सम शब्द के बाद बात करते हैं तत्भव शब्द के बारे में। तो तत्भव शब्द होते हैं का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। ठीक है, उससे उत्पन्न। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली, ये भाषा है, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तत्भव शब्द कहा जाता है। तो संस्कृत के वे शब्द जो पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में जो है वो प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सप्त से 7 हो गया, ठीक है, हिंदी में। कर्म से काम हो गया, वर्ष से वर्ष हो गया, मात्र से माता, ये हिंदी में हो गया। ठीक है, ये दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्तर से पत्ता, मयूर से मोर। तो ये आपने तत्भव शब्द हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तत्सम में क्या था, वो हिंदी संस्कृत से लिए गए शब्द थे, उनका उनमें कोई चेंज नहीं था, वे बिल्कुल वैसे ही थे। ठीक है, तत्व में आपने ये थोड़ा नोट कर लेना है। जैसे उसके बाद
यहाँ पे दिए हैं तत्सम शब्द और तत्व शब्दों की सूची दी है। जैसे अंगुष्ठ तत्सम शब्द है और तत्भव क्या हुआ, इसका अंगूठा हो गया। आम्र तत्सम शब्द है, आम इसका हो गया, ठीक है। तत्भव में वो चेंज हो गया था। जैसे ओष्ठ ओठ हो गया, ग्राम से गांव हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, आग जो है वो तत्भव शब्द है। तो ये कुछ तत्सम और तत्भव शब्दों की सूची है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जिन्होंने भी कंटेंट जो है वो परचेज़ किया है 200 रुपीज़ में, उनको जो है ये जो सारी पीडीएफ्स हैं वे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मिल जाती है। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो पेमेंट का स्क्रीनशॉट, बाकी आपको वहाँ पे ग्रुप में सभी जानकारी जो है वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके देशज शब्द कौन से होते हैं, नाम से ही क्लियर है। तो जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात है, अज्ञात मतलब जिन शब्दों के जो स्रोत है वो हमें पता नहीं है कि कहाँ से वे शब्द आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। तो देशज शब्दों का मूल सामान्यता जन भाषाओं में होता है, ठीक है। जो देशज शब्द होते हैं उनके मूल जो जन भाषाएँ होती हैं हमारी लोकल लैंग्वेजेस में, उनमें जो है ये इनका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे शब्द हैं देशज, पगड़ी हो गया, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू, ये जो है वो आपके देशज शब्द हैं। तो देशज शब्द का जो स्रोत होता है वे अज्ञात होता है, वे पता नहीं होते हमें, और उनका जो प्रयोग है वे मूल मूल रूप से जो है वो जन भाषाओं में होता है। उसके बाद बात करते हैं आगत शब्द। आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वे होता है आया हुआ। तो आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के जो है वो अपने बन गए हैं। तो ऐसे शब्द जो दूसरी लैंग्वेजेस से आए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हैं, लेकिन आज जो है वो हिंदी के अपने शब्द बन गए हैं, उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में जो है वो अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। जैसे बात करते हैं अरबी भाषा से जो शब्द आए हैं, जैसे अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतज़ार, इंसाफ, इम्तिहान, इस्तीफ़ा, औरत, ये जो है निम्नलिखित जो शब्द हैं ये सभी अरबी शब्द हैं, ठीक है, अरबी भाषा से आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे अरबी भाषा के और भी शब्द हैं, जैसे दवा, दौलत, दफ्तर हो गया, ठीक है, रिश्वत हो गया, हवा है, ये सभी आपके अरबी शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं फ़ारसी भाषा से जो शब्द आए हैं। तो फ़ारसी आदमी जो है ये आपने याद रखना है, आदमी जो है वो फ़ारसी शब्द है, ठीक है। ये भी गुब्बारा भी फ़ारसी शब्द है। ये सभी जो शब्द हैं वे आपके जो है वो फ़ारसी भाषा से आए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं तुर्की भाषा जो शब्द आए हैं, तो ये आपने याद रखना है, उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची भी, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, ये सभी जो हैं वो आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वे आपके अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा से कौन से शब्द आए हैं, नाम से क्लियर है, जैसे अपील, इंजन, एकड़, कंपनी, कमीशन, कॉलेज, कॉलोनी, कूपन, ठीक है। ये जो है वो आपके किस भाषा से आए हैं, ये अंग्रेजी भाषा के से आए हुए हैं, और आज हिंदी भाषा के जो है वो अपने शब्द बन गए हैं। जैसे चॉकलेट हो गया, पाउडर, पंप, पाइप, ठीक है, स्कूटर, सूटकेस, स्टेशन, हीटर, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन आज ये हिंदी के जो हैं वो अपने शब्द बन चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं पुर्तगाली भाषा से जो शब्द आए हैं, जैसे आया, इस्पात, गमला, नीलाम, पादरी, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, साबुन, ये सभी जो है वो आपके पुर्तगाली भाषा से शब्द आए हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संकर शब्द के बारे में। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो जो संकर शब्द होते हैं, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फ़ारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। जैसे बात करते हैं रेलगाड़ी जो शब्द है, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो ये कौन सा शब्द हुआ, ये आपका संकर शब्द है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद पानदान, पान जो है हिंदी का शब्द है, दान जो है फ़ारसी का शब्द है, तो ये दोनों मिला के क्या बन गया, पानदान। तो पानदान जो है वो आपका कौन सा शब्द है, ये आपका शंकर शब्द है, ये आपने याद रखना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद
बात करते हैं हम जो अगला टॉपिक है आपका वे है उपसर्ग के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग कौन होते हैं? तो वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, वाक्यांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके योग से बने शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है जब इनको आगे वाक्यांश जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है उस शब्द के अर्थ में जो है वो विशेषता जो है वो आ जाती है। जैसे मान लो ये एक मूल शब्द है दान, मूल शब्द है, एक सिंपल सा शब्द है दान। इसमें उपसर्ग जोड़ दिया मैंने आ, और आ जोड़ दिया पहले और प्र जोड़ दिया। तो आ जब जोड़ा तो ये पता है आपको ये दान है, तो उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। क्या हो गया? आ प्लस दान क्या हो गया? आदान हो गया। तो पूरा इसका अर्थ ही चेंज हो गया। दान में मैंने प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्र प्लस दान हो गया, आपका प्रदान हो गया। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा कि उपसर्ग जो होते हैं वे वाक्यांश जो मूल शब्द के पहले जो हैं वो जुड़ते हैं, उन्हें उपसर्ग जो है वो कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर एक बार उपसर्ग और प्रत्यय से जो है पूछा गया है। चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देख सकते हो हिंदी की, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। उसका जैसे ज्ञान है, ज्ञान में अ जोड़ दिया, अ प्लस ज्ञान अज्ञान हो गया, वी जोड़ दिया, वी प्लस विज्ञान विज्ञान हो गया, पूरा ही अर्थ चेंज हो गया इसका। गुण में अब जुड़ गया तो अपगुण हो गया, निर जुड़ गया तो निर्गुण हो गया। तो ठीक है, ये आपने कुछ याद बातें हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, जैसे अभाव है, अभाव में उपसर्ग है अ है, तो क्या बन गया? अ प्लस ज्ञान। उदाहरण जैसे ज्ञान हो गया, था अ प्लस था अथाह हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। ये संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त जो है कुछ उपसर्ग हैं। उसके बाद बात करते हैं उपसर्ग के साथ ही प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रत्यय जो होते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग में क्या होता था? उपसर्ग में शब्द के आगे जुड़ता था। प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय में शब्द के अंत में जुड़ते हैं, विप्रत्यय कहा जाता है उन्हें। जैसे दास्ता, दास प्लस ता, अब इसमें ता जो है वो क्या है? प्रत्यय है। बंगाल प्लस ई तो क्या बन गया? बंगाली बन गया। ई जो है वो क्या है? प्रत्यय। मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आई क्या बन गया? मिठाई। तो इसमें जो प्रत्यय है वे क्या है? बे आई है। ये आपने याद रखना है। वैसे तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया में लगने वाले, और तथित प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में तो आपसे सिंपल प्रत्यय ही पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वे प्रत्यय जो धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ धातु के साथ आई, प्रत्यय और टिक के साथ आओ, प्रत्यय प्रत्यय जोड़कर क्या बन गया? पढ़ाई बन गया, और टिक प्लस आओ टिकाऊ बन गया। उसके बाद बात करते हैं तथित प्रत्यय के बारे में। तो वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तथित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे नौकर से नौकरानी हो गया, अपना से अपनत्व हो गया, अच्छा से अच्छाई हो गया। तो ये आपने बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दों के आगे जुड़ते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। पूरा ही अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है जब उपसर्ग और प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, कमेंट भी ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो हैं जो बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वे आपका है श्वास की मात्रा के आधार पर। जैसे बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, स्टार लगा लेना है अपने। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? फ्रेंड्स, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। मेनली यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आपको बताया वो पैराग्राफ वाले होंगे, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है किसी हिंदी की बुक से, या कहीं से आपने ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। पैराग्राफ वाला जो होगा वो आपने 2 या 3 बार रीड करने हैं, और इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी। अब बात करते हैं अल्पप्राण के बारे में। तो अल्पप्राण जो होते हैं इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा जो है वो कम होती है। इसको सिंपल सा समझते हैं। अल्पप्राण होते हैं, जब इनका हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? फेफड़ों से बाहर निकलने वाली जो वायु होती है उसकी मात्रा जो होती है वो कम होती है। जैसे
क ग जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, तो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु जो है वो कम है, उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी जो है वो कम है। जैसे बोल के देख लो आप क ग, ठीक है, तो ज़्यादा वायु की जो मात्रा है वो कम है, ठीक है। तो ये आपके कौन से शब्द हो गए? ये आपके अल्प प्राण हो गए। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम जो होते हैं वे आपके अल्प प्राण होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये य र ल ब जो है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अल्प प्राण में क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ और न हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, क ख ग घ ण। अब मैं बोल रहा हूँ अल्प प्राण। एक तो पहली तो बात है कि आप इसको बोल के भी देख सकते हो कि जब आप इनका उच्चारण कर रहे हो तो किस वर्ण में जो है वो फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की जो मात्रा है वो कम है। जैसे बोल के देख लो क ख, अब क में कम है, ख में क्या है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो या फिर आपने सिंपल याद रखना है, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पाँचवें, पहला, तीसरा और पाँचवां जो वर्ण होगा वे आपका क्या होगा, वे आपका अल्प प्राण ही होगा। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो य र ल ब जो है वो भी आपके अल्प प्राण है और ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आपने याद रखना है। ये तो आपको पता लग गया होगा। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण होता है, इनके ये ऑपोजिट होता है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत जो होती है वो अधिक होती है। अपेक्षा अल्प प्राण की अपेक्षाकृत जो होती है वो अधिक होती है। जैसे ख, ग, छ, ज, ठ, ठ, ण, थ, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो जैसे हमने, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हमने अल्प प्राण में देखा था तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता था, जबकि महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वे आपका महाप्राण होता है। या फिर आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, या फिर आप उच्चारण करके भी पता कर सकते हो कि किसमें जो है फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा जो है वो अधिक है, तो वो आपका महाप्राण होगा। कम है तो अल्प प्राण होगा, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद श, स, स, ह जो है वो आपके ऊष्म वर्ण है और ये भी महाप्राण ही है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वर्ण तालिका के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। तो वर्ण तालिका की बात करते हैं तो जैसे वर्ण तालिका में स्वर हैं, जैसे, ठीक है, स्वर है, ये व्यंजन है। तो स्वर आगे आपके ह्रस्व स्वर आगे, दीर्घ स्वर आगे। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, 1 मार्क्स आपका यहाँ से जरूर आपका पक्का हो जाएगा। ह्रस्व स्वर जो है वो अ, ई, उ, री, ये आपने नोट कर लेना है। यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और आपने नोट भी कॉपी पे कर लेना है। तो ह्रस्व स्वर ये आ गया अ, ई, उ, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेंगे आपको, नीचे दिए होंगे ऑप्शन, जरूर बोलेंगे इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो आपको पता होगा तो आप कर लोगे। ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं, ये जो है दीर्घ स्वर है। व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कवर्ग से पवर्ग तक, मतलब कवर्ग ये जैसे क, ख, ग, घ, न, ठीक है, क, ख, ग, घ, न, ये जो है वो आपका कवर्ग है। मतलब कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जो है वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, ब हो गया। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। आयत व्यंजन कौन से होते हैं, ये आपके ज और फ होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपने याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा ही आएगा, 1 मार्क्स आपका जरूर पक्का कर ले अपना। ये आपको पता लग जाएगा कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, अ, ई, ऊ और री है, ठीक है। ये इसका आपने स्क्रीनशॉट जो है वो आपने ले लिया होगा। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में आपको चार्ट के माध्यम से पता लग गया होगा, लेकिन एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो उच्चारण में लगने वाले स्मय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद हैं, कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर कौन होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण बोलते टाइम हमें कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि एक मात्रा का समय जो है वो
किसे कहते हैं, तो जब हम ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते हैं और उसमें तो उसमें जो है वो कम लगता है उच्चारण करते समय, जो स्मेय है, जो उच्चारण करते समय जो टाइम लग रहा है उसे एक मात्रा का स्मेय जो है वो कहा जाता है। उसके बाद दीर्घ स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक स्मेय लगा, यानी कि 2 मात्रा का स्मेय लगा, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, और औ। ठीक है, ये आपने चार्ट के माध्यम से आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा, उसमें से भी आपने नोट करके थोड़ा पढ़ लेना है, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद जो बात करते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीवा मुख के विभिन्न स्थानों जैसे कंठ, तालु, दांत आदि को छूती है, जिसके परिणाम स्वरूप तरह तरह की व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार है। अब इसको थोड़ा सिंपल समझते हैं। जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वे हमारे मुख के विभिन्न स्थानों पर जो है वो छूती है, जैसे कभी कंठ, कभी तालु, कभी दांत को, कभी ओठों को। ठीक है, तो उसमें से भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कंठ की, बात करते हैं तो कंठ मतलब गले से। तो कौन से शब्द व्यंजन है जिनका उच्चारण जो है वो गले से होता है, जैसे क, ख, ग। अब आपको उच्चारण जब कर रहे हो, आप बोल रहे हो, तो इससे आपको पता लग जा रहा है क, ख, ग, मतलब गले का वो हो रहा है, इसमें उच्चारण में उपयोग हो रहा है, तो ये आपका कंठे व्यंजन हो गया। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद तालव्य यानी कि तालु से, तो बोल के देख लो च, छ, ज, झन, छ, छ, ज, झन। तो ये जीभ जो है हमारी तालु को टच कर रही है, तो ये आपके तालव्य व्यंजन हो गए। मूर्धन्य यानी कि तालु के मूर्धा भाग से, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, श। तो ये आपके मूर्धन्य है। ये इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है वो जीभ जो है वो हमारे मूर्धा को जो है वो टच कर रही है। उसके बाद बात करते हैं दंत, यानी कि नाम से लिया दांतों से, त, थ, द, ध, न। तो अब आपको पता लग गया ये कौन से व्यंजन है आपके, ये दंत्य से जो है वो आपका दंत्य व्यंजन है। ठीक है, इनका उच्चारण जो है वो दांतों से हो रहा है। उसके बाद वतर्स्य व्यंजन कौन से होते हैं, यानी कि दंत मूल से, जैसे स, ज, र, ल। तो ये आपके दंत मूल है। ठीक है, ओष्ठ यानी कि दोनों ओठों से, कौन से हो गए, प, फ, ब, भ, म, न। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं तो ओष्ठों, इनके दोनों ओठों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये आपने पता लगे होगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लें। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो श्वास यानी कि प्राण की मात्रा के आधार पर श्वास। ठीक है, उच्चारण के समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण से। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें जो है वो अल्प प्राण व्यंजन जो है वो कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। अल्प प्राण कौन से हो गए, अल्प प्राण जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण में जो होता है, अभी हमने डिस्कस किया ऊपर ही, फिर से आ गया टॉपिक तो फिर कर लेते हैं। जो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन जो है वो कहा जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक जो है वो ऊपर बता दी थी। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वे है आपका समास के बारे में। तो समास की बात करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं, वे आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ये आपके कौन से हैं, ये आपके समास के भेद हैं और ये इसके 6 भेद हैं, ये आपने याद रखना है। अब हर एक इसके टाइप को, इसके भेद को जो है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी, और डेफिनेशन के माध्यम से भी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में। तो इस समास में उत्तर पद जो होता है वे प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वे गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों
जैसे का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। ये अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र है तो युद्ध प्लस क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, ये कौन सा समास हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर हो गया। तो इसमें का, से, पर आदि का जो है वो लोप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे बात करते हैं नील कमल के बारे में। तो नील कमल में नील जो है वो विशेषण है, कमल जो है वो विशेष्य है। तो विग्रह क्या होगा? नीले रंग का कमल हो गया। पंचक्की, पानी जो है वो विशेषण है, चक्की जो है विशेष्य है, यानी कि पानी से चलने वाली चक्की जो है वो इसका विग्रह हो जाएगा। महात्मा की बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। महात्मा और महाराजा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महान, महान प्लस राजा, महाराजा का क्या होगा? महान जो है विशेषण है, राजा जो है वो विशेष्य है, यानी कि महान राजा। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में क्या होता है? सिंपल सा आपने याद रखना है। जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब संख्यावाची आप संख्या से संबंधित हो। ठीक है। तो जिन समासों का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची हो, वे वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है। अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? ये जो समास होता है वो समूहवाची होता है। ठीक है। तो जैसे तिरंगा हो गया, तिरंगे में 3 रंगों का समाहार, तो ये कौन सा समास है? पहला जो पद है तो क्या है वो? 3, मतलब संख्यावाची है। चौमासा यानी कि 4 मासों का, तो इसमें भी कौन सा समास हो गया? द्विगु हो गया। चौराहा, 4 राहों का समाहार हो गया। ठीक है ना, अब आपको पता लग गया होगा। उसके बाद बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वे गौण होते हैं, तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, और अन्य पद ही प्रधान होता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं, अन्य पद ही जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है पीताम्बर, गौण और गौण पद क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर हो गया, यानी कि विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र। तो अर्थात अन्य पद क्या होगा? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं दशानन, यानी कि 10 प्लस आनन। 10 है आनंद जिसके, अन्य पद क्या होगा? किसके थे? 10 शीश जो थे किसके थे? वे रावण के थे, तो अन्य पद ही प्रधान होता है, पता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि भगवान शिव का। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, यानी कि भगवान गणेश हो गए। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, ये पर्वत धारण किया था उन्होंने, उन्होंने किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो कृष्ण ही जो है वो क्या है? अन्य पद है, प्रधान है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो इस समास में दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। तो इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का जो है लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, तो इसमें लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। 2 4, 2 या 4, इसमें जो भला बुरा, भला या बुरा, तो ये कौन से हैं? दोनों पद जो हैं इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, तो ये आपका उसमें कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। लास्ट में बात करते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास कौन से होते हैं? इस समास में पूर्व पद जो होता है वे अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, ये आपने याद रखना है। अव्ययीभाव समास कौन सा होता है? इस समास में पूर्व पद जो होता है वे अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी समास होता है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, दिनों दिन। तो ये आपने याद रखना है, जैसे भी ऐसे आ जाएगा आपको साफ साफ या जल्दी जल्दी। पुनरुक्त शब्द, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं। उस उन समासों में जो होता है, जैसे कोई शब्द है वो रिपीट हो रहा है, जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, तो हमेशा आपने याद रखना है इनमें आपका अव्ययीभाव समास ही होगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। तो जैसे साफ साफ,
जल्दी जल्दी, ठीक है, धीरे धीरे, इनमें कौन सा समास होगा? हमेशा आपका अव्ययी भाव समास होगा, ये आपने याद रखना है। जैसे प्रत्येक है, प्रति प्लस एक, आजन्म, जन्म से लेकर, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। यह 6 कर लिए हमने डिस्कस। अब करते हैं कर्म आ गया, ठीक है। अब करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं युग्म शब्द के बारे में। युग्म शब्द से भी जो क्वेश्चन है वो हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो युग्म का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है जोड़ा। जब एक शब्द अपने पर्याय, सहयोगी अथवा विलोम शब्द के साथ जोड़ा बनकर प्रयुक्त होता है उसे युग्म शब्द कहते हैं। अब नाम से ही साफ हो रहा है, युग्म का मतलब ही क्या है? जोड़ा है। जब एक शब्द जो है वो पर्याय से अपने सहयोगी अथवा विलोम शब्द के साथ जोड़ा बनकर प्रयुक्त होता है उसे युग्म शब्द जो है वो कहा जाता है। जैसे धन दौलत, ये युग्म शब्द है। दाल रोटी, पाप पुण्य, ये कौन से हैं? ये आपके युग्म शब्द हैं। ऐसे युग्म शब्दों में एक अतिरिक्त अर्थ जो है वो निहित होता है। जैसे दाल रोटी का सामान्य अर्थ है दाल, ठीक है, सब्जी दाल सब्जी रोटी आदि, ठीक है, किंतु इसका दूसरा अर्थ भरण पोषण भी हो सकता है। जैसे इस आदमी के सहारे दाल रोटी चलती है, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। युग्म शब्द कौन से होते हैं? जोड़ा होता है। ये अपने, जब एक शब्द जो है अपने पर्याय, सहयोगी अथवा विलोम शब्द के साथ जोड़ा बनकर प्रयुक्त होता है उसे युग्म शब्द कहा जाता है। इससे आपको एग्जाम्पल से आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था समास में कि पुनरुक्त शब्द कौन से होते हैं, तो युग्म शब्द का एक प्रकार पुनरुक्त शब्द है। इसमें एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसे द्विरुक्त शब्द भी कहते हैं। तो पुनरुक्त शब्द को द्विरुक्त शब्द भी जो है वो कहा जाता है। इसमें अर्थ में अतिशयता, भिन्नता, निरंतरता आदि का बोध होता है। जैसे बात करते हैं हंसी हंसी, घड़ी घड़ी, रंग रंग, देश देश, पाँव पाँव, बूंद बूंद, छोटे छोटे, हरी हरी, घर घर, रोते रोते, ये शब्द जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके कौन से होंगे? आपके पुनरुक्त शब्द होंगे। और इनमें जो समास होगा वो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा, हमेशा ही आपने याद रखना है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दों से पुनरुक्त शब्दों का निर्माण होता है। जैसे संज्ञा में हो गया गांव गांव, भाई भाई, गली गली। सर्वनाम में कौन कौन, कोई कोई, जो जो। विशेषण में बड़े बड़े, पके पके, नए नए, फीकी फीकी, काले काले। क्रिया में क्या होगा? हंसते हंसते, देखते देखते, आते आते। क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, हाय हाय, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो बात करते हैं हम संज्ञा के बारे में। अब थोड़ा ये आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक संज्ञा के बारे में। तो जिन विकारी शब्दों से किसी स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। और संज्ञा की बात करते हैं, इसमें मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी नदी का जातिगत बोध होता है, ठीक है। तो उसे जातिवाचक संज्ञा पता है आपको, लग गया पता। जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, ये सभी जो है वो किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम है राम, कृष्ण, महात्मा, तो ये क्या कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फलों के नाम आम, अमरूद, सेब, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग्रंथों के नाम रामायण, रामचरितमानस, ठीक है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं जैसे नदियों के नाम भी हो गए, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो अंतर है, जैसे कवि जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगी? सूरदास, सूरदास जी कवि थे। जातिवाचक संज्ञा स्त्री,
और उस स्त्री का नाम है राधा, तो राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, अब नदी की बात कर रहे हैं, वो सभी नदियाँ आ रही है संसार की। यमुना बोल दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। बोल रहे हैं हमारे देश में कई नगर हैं, तो नगर हो गया जातिवाचक संज्ञा। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो मुंबई क्या है, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, इस संसार में कई पर्वत हैं, विशाल पर्वत है। मैं बोल रहा हूँ कि हिमालय एक पर्वत है, हिमालय भी एक पर्वत है, तो हिमालय क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। जैसे गुण के अर्थ से भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमता। अवस्था के अर्थ पे जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी HPUB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है, वे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, अन, ई, ता आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे मनुष्य, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मनुष्यता। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन हो गया। भाववाचक नारी, नारीत्व हो गया। बूढ़ा, बुढ़ापा हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में करते हैं। नाम से ही साफ है, समूह। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के समूह को कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल। ठीक है। वस्तुओं के समूह कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा आदि, ये आपको पता लग गया है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हुई, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तोल तो सकते हैं, नाप तोल तो उसका कर लेंगे लेकिन उसको गिन नहीं सकेंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, ये धातुओं के नाम हैं। ठीक है। पदार्थों के नाम जैसे दूध, दही, घी, तेल। दूध, दही को तो हम जैसे नाप तोल लेते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं ना दूध को। ठीक है, तो वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। तो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे बोला गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन है। संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसके आपने आंसर देने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये नीचे इसके आंसर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम संज्ञा के बाद बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम कौन से होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। राजीव, एग्जाम्पल से समझते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन जो थी वो देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग जो है, इस वाक्य में उसकी का जो प्रयोग है वे राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द जो है वो सर्वनाम कहा जाएगा। ये आपने याद रखना है। तो आपको पता लग गया होगा हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या है वे कितनी है, वे 11 है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये आपके सर्वनाम है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम जो है वो कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको थोड़ा क्विक डिस्कस कर लेते हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है, 3 एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में
वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गए। जैसे मैं पढ़ता हूँ। मध्यम पुरुष में क्या होगा, अपनी बात कहता है, जैसे तू अपनी बात इस वक्ता या लेखक जिसमें अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू कहाँ गया था, आप भोजन करें, इसमें तू, आप, तुम जो है वो आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष में क्या होगा, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे कौन है, ये बंदर है, वे दुष्ट है, ये कलम है। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। उसके बाद बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो होता है वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो निजवाचक में क्या होता है, लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला, मैं अपने आप काम कर लूँगा, यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। नाम से इसमें पता लग जाएगा आपको। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन शोर कर रहा है, तुझे क्या हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी जो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। निश्चयवाचक में क्या होगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे ये उपयोगी साधन है, ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं, वे सुंदर है, वे अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लास्ट में बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आ रहा है, वे कुछ लाया, तो ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे ये क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है अपने इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं हम विशेषण के बारे में। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण जो है वो कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लें। ठीक है, ये जो है डेफिनेशन है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें राम जो है वो विशेष्य है, बहुत जो है वो प्रविशेषण है और तेज जो है वो विशेषण है। ठीक है, उसके बात करते हैं इसके विशेषण के जो 4 प्रमुख भेद हैं। 4 है। गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे भाव, काल, स्थान, आकार, समय, दशा, रंग। ठीक है, ये आपके गुणवाचक दर्शाते हैं। ये आपने याद रखना है। इसको आपको क्लियर हो जाएगा आपको एक बार इसको पढ़ के देखें, जिसमें क्या होता है, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण संबंधों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी कि नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, इसमें क्या है वो निश्चित परिमाण है, निश्चित परिमाण है। अब अनिश्चित परिमाण में क्या होगा, इसमें जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे उन्हें अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, कुछ शहद लेके आओ, बहुत पानी पिया। अब उसमें अधिक पैसा। ठीक है, इसमें जो है वो अनिश्चित परिमाण है,
निश्चित नहीं है। जैसे निश्चित में बोल दिया कि 5 लीटर जो है वो आप दूध लेके आओ, तो 5 लीटर जो है वो निश्चित है कि 5 ही लाना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने वहाँ से कुछ दूध लाना है, थोड़ा दूध लाना है, तो आपको नहीं पता कि थोड़ा कितना लीटर लाना है, आधा लीटर लाना है, तो वो क्या है, वो आपका अनिश्चितवाचक है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण नाम से ही साफ है, संख्या। ठीक है। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें। ठीक है, ये आपको पता लग गया। निश्चित और अनिश्चित में वैसे ही होता है। निश्चित में तो पता ही है आपको, जैसे एक एक कुर्सी ले आओ। अनिश्चित वाचक में बोलेंगे कि कुछ कुर्सियाँ ले आओ, इसमें निश्चित है। इसमें जो है विभाग बोधक विशेषण जो होता है, इसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उसे विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े, ये कौन सा है आपका विभाग बोधक विशेषण है। उसके बाद बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कौन, ऐसी, ऐसी, वैसी। ठीक है, ये आपके ऐसे सर्वनाम है जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे संज्ञा से पहले लगते हैं, जैसे वह लड़का बदमाश है। बोल रहा हूँ परीक्षार्थी ने नकल की है, तो इस लग गया, इस विद्यार्थी ने नकल की है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। नेता विधायक है, तो वह नेता विधायक है, वह जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्रिया के बारे में, बात कर लेते हैं। तो क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है वो बदलते हैं। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को जो है वो क्या कहा जाता है, वे धातु कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, धातु में ना जोड़ने से क्या बन गया, पढ़ना। इसी प्रकार लिख प्लस ना लिखना, चल प्लस ना चलना आदि। ठीक है। क्रिया के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्मक क्रिया होगी। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक जो है वो करता है, पीटने के कार्य का फल जो है वो किसको, लड़के पर पड़ा। ठीक है, अतः इस वाक्य में कर्मक क्रिया है। अकर्मक में क्या होगा, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना जो है वो क्रिया का फल विद्यार्थी पर पड़ता है, अतः इसमें जो है वो आपकी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। उसी तरह जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और स्कर्मक दोनों में होता है उसे उभयविध धातु कहा जाता है। ये आपने नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और कर्मक दोनों रूपों में होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उभयविध धातु कहा जाता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है ये आज का आपका, संधि। तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है, कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर जो है वो बन जाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, विद्या प्लस आल्या, विद्यालय हो गया, सत प्लस आनंद, सदानंद हो गया। अब संधियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की संधि होती है, कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है, जो चेंज होता है, ठीक है, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के जो है वो 5 भेद है। पहला है आपका दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है, स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वरों से मिलने से उनके स्थान में स्वर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हो गया आपका, इसमें अ प्लस आ हो गया। ठीक है। उदाहरण, पुष्प प्लस अवली, पुष्पावली। जैसे हो गया माया प्लस अधीन, मायाधीन हो गया। तो ये आपकी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में क्या होता है, वर्णों का संयोग चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या ह्रस्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि स्वर्ण स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है, जब अ अथवा आ के आगे ई अथवा ई आता है तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। और इसी प्रकार अ या के आगे ऊ या ऊ आता है तो ओ हो जाता है। दूसरे जैसे
जैसे बात करते हैं उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें आपकी गुण संधि है, ठीक है। रामा प्लस ईश रमेश हो गया, ये ठीक, इसमें गुण संधि है। उसके बाद बात करते हैं वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि में जब अ या आ के आगे ए या ए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। उसी प्रकार अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का औ हो जाता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इससे आपको जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में जब ई ऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अति प्लस अल्प अत्यल्प हो गया, सु प्लस स्वागत स्वागत हो गया। तो ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वागत में पूछ लेते हैं कि स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में आपकी यण संधि होती है। उसके बाद बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि कौन सी होती है, अयादि संधि जो है जब ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय और ए का आय हो जाता है। जैसे ने प्लस आयन, ने प्लस आयन हो गया नयन हो गया, न प्लस अक हो गया नायक हो गया, पो प्लस अन पवन हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। पवन में पूछ लेते हैं पवन में कौन सी संधि है, नयन में कौन सी संधि है, तो उसमें कौन सी है, वो आपकी अयादि संधि है। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, ये आपके नियम हैं। जैसे यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क च ठ के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य र ल व आए तो क च ट के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज और ट के स्थान पर ढ तथा त के स्थान पर द और फ आ जाता है। जैसे दिगंबर, दिगंबर जो हो गया आपका दिग प्लस अंबर हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आपको इससे पता लग जाएगा थोड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्यंजन संधि का भी और वृद्धि संधि का भी। लास्ट में बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट में कि विसर्ग संधि कौन सी होती है। तो विसर्गों का प्रयोग जो है वो संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। विसर्गों का प्रयोग जो है वो संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, अतः इन्हें गिने चुने विसर्ग युक्त शब्द संधि में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंतः, पुनः, प्राय, शनै शनै आदि, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है, जो चेंज होता है, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे यदि विसर्ग के आगे श स आए तो वे क्रमशः श में बदल जाता है। जैसे नि प्लस शंख क्या बन गया, निशंक हो गया। दु प्लस शासन दुशासन हो गया, ठीक है। उसके बाद नि प्लस स्वार्थ हो गया, निस्वार्थ हो गया। नि प्लस रंग नी प्लस संग निसंग हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने वन शॉट वीडियो लेके मैं आपके लिए आया था हिंदी सेक्शन की, जो मैंने आपको HP B.Ed एंट्रांस में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेनली हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो हैं वो ज़रूर बना लेने हैं, और वीडियो को पूरी आई थिंक पूरी देखी होगी आपने वीडियो, तो बिना स्किप किए हुए आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो इससे आपको काफ़ी कंसेप्ट जो है वो आपके हिंदी के क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन, अदर सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट सभी सेक्शन का परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शन की, और आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर B.Ed एंट्रांस तक जो है वो प्रोवाइड वहाँ पे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और आपने एक बात और याद रखनी है, अयोगवाह जो होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे वर्ण ना तो वो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह जो होते हैं वो अंग और आ जो है वो आपके
कौन से शब्द हैं? ये अयोग वर्ण है, ये आपने याद रखना है। हिंदी में अ और आ जो है वो आपके अयोग वहाँ है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में भी। उसके बाद एक और टॉपिक है आपका, जैसे बात करते हैं जैसे हमारी भाषा का नाम जो है, जैसे हमारी भाषा का जो नाम है जैसे हिंदी, तो हिंदी जो है वो ईरानियों की देन है, ये भी आपने याद रखना है। हिंदी जो शब्द है, हिंदी हमारी भाषा का जो नाम है वे किसने दिया है? वे ईरानियों की देन है। ईरान देश के लोगों की जो है वो देन है। उसके बाद ये लास्ट में है एक लाघव चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह जो होता है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। लाघव चिन्ह जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह जो होते हैं इसका जो उपयोग है किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने डॉक्टर को लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो ये जो है वो आपका कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है। जैसे डॉक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो आपका कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह कौन से होते हैं? जिसका उपयोग किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।